क्या कोई बाप अपने ही बेटे की कामयाबी के लिए खुद को जिंदा दफन कर सकता है? क्या कभी किसी ने सुना है कि एक भिखारी की मौत पर पूरा शहर मातम मनाए और एक करोड़पति अपनी बेशुमार दौलत को लात मारकर उसी मिट्टी में लिपट जाए जहां उसका बाप दम तोड़ चुका था? आज की ये दास्तान किसी राजा रानी की नहीं, बल्कि उस मिट्टी के कर की है जिसे चुकाने में एक पूरी उम्र बीत गई। अगर आपके सीने में दिल है तो इस कहानी के अंत तक आपके आंसू नहीं रुकेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि उस फटे हुए लिफाफे में ऐसा क्या राज था जिसने एक हंसते खेलते शहर की रूह कपा दी, तो दिल थाम कर सुनिए ये कहानी। विजयनगर राज्य के उस आलीशान महल से जब एक कुम्हार को धक्के मारकर बाहर निकाला गया तो आसमान से बरसती आग भी उसकी बेइज्जती को ठंडा नहीं कर पा रही थी। राजा के सिपाहियों ने उस बूढ़े कुम्हार, उसकी पत्नी और उसके 2 मासूम बच्चों को ऐसे खदेड़ा जैसे वे इंसान नहीं बल्कि कोई बीमारी हो। उस कुम्हार का नाम था दीनदयाल। दीनदयाल का कसूर बस इतना था कि उसने राजा की बेटी की शादी के लिए जो कलश बनाया था उसमें एक हल्की सी दरार रह गई थी। राजा के अहंकार ने दीनदयाल की बरसों की वफादारी को एक पल में मिट्टी में मिला दिया। कंधे पर फटी हुई पोटली, हाथ में मिट्टी सानने वाला पुराना औजार और आंखों में कभी न खत्म होने वाला दर्द लिए दीनदयाल अपने परिवार के साथ मीलों चलता रहा। चलते चलते उसके पैरों के छाले फट गए, खून रिसने लगा, लेकिन उसके पीछे पड़े सिपाहियों की गालियां उसे रुकने नहीं दे रही थीं। छोटे बेटे आर्यन की भूख से निकलती चीखें दीनदयाल के कलेजे को चीर रही थीं। आखिरकार विजयनगर की सीमा खत्म हुई और सामने आया एक छोटा सा गुमनाम गांव, विजयपुर। विजयपुर की मिट्टी सूखी थी, वैसी ही जैसी दीनदयाल की किस्मत। वहां पहुंचकर उसने गांव के एक कोने में एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी झोपड़ी डाली। अब दीनदयाल का दिन सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होता था। वह नंगे पांव मीलों दूर उस नदी के किनारे जाता जहां की मिट्टी थोड़ी नरम थी। वह अपने हाथों से उस ठंडी मिट्टी को खोदता, उसे टोकरे में भरता और वापस अपनी झोपड़ी तक लाता। उसकी पत्नी पार्वती, जो कभी महलों जैसे घर की मालकिन थी, अब फटे कप्थों में चूल्हा फूंकती और मिट्टी के उन लोंदों को तैयार करती जिससे बर्तन बन सकें। दीनदयाल का बड़ा बेटा माधव, जिसकी उम्र मुश्किल से 12 साल रही होगी, उसने अपनी पढ़ाई और अपने बचपन की बलि उसी दिन चढ़ा दी थी जिस दिन उन्हें महल से निकाला गया था। माधव सुबह होते ही अपनी पीठ पर एक बड़ा सा टोकरा लादता जिसमें दीनदयाल के बनाए हुए मिट्टी के मटके, दिए और सकोरे होते थे। वह उन बर्तनों को लेकर धूल भरी गलियों में चिलचिलाती धूप में गांव-गांव भटकता। माधव की आवाज में एक अजीब सा दर्द था। जब वह चिल्लाता, मिट्टी के बर्तन ले लो, ठंडे पानी के मटके ले लो। एक दिन की बात है, माधव मटके बेचने के लिए पास के एक शहर की बाजार में गया हुआ था। वहां की गलियां बठी थीं और लोग अमीर। माधव एक बठी हवेली के सामने खड़ा होकर आवाज लगा रहा था। तभी उस हवेली से एक लड़का बाहर निकला जो माधव की ही उम्र का था। उसने रेशमी कपड़े पहने थे और उसके हाथ में एक महंगा खिलौना था। उस लड़के ने माधव के मटकों को ठोकर मारी और हंसते हुए बोला, इन गंदे बर्तनों को यहां से हटाओ, इनसे मेरे जूतों पर धूल पड़ रही है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने उन मटकों को नहीं बल्कि अपने पिता के पसीने को मिट्टी में मिलते देखा। उसने उसी पल कसम खाई कि वह इतना बड़ा आदमी बनेगा कि ये मिट्टी उसके कदमों की धूल चाटेगी। जब माधव शाम को घर लौटा तो उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी दीनदयाल को सब कुछ बता रही थी। दीनदयाल ने माधव के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, ये मिट्टी हमें रुलाती जरूर है, लेकिन एक दिन यही मिट्टी तुझे दुनिया का सबसे ऊंचा मुकाम दिलाएगी। बस अपना ईमान मत बेचना। साल बीतते गए। माधव अब जवान हो चुका था। उसकी मेहनत और दीनदयाल के त्याग ने रंग दिखाना शुरू किया। माधव ने गांव-गांव भटकना छोड़ दिया था और शहर में एक छोटी सी दुकान कर ली थी। वह अब मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ ईंट और सीमेंट का कारोबार भी समझने लगा था।
लेकिन दीनदयाल अभी भी वही पुराना कुम्हार था। उसकी कमर झुक गई थी, बाल सफेद हो गए थे और सांसों में दमे की खराहट बढ़ गई थी। वह दिन भर चाक घुमाता रहता, जिससे उसके हाथों की लकीरें घिस चुकी थीं। माधव की कामयाबी की सीढ़ियां अब ऊंची होने लगी थीं। उसने शहर में एक बढ़ा घर बनाया और अपनी मां और पिता को वहां ले जाने की जिद की। दीनदयाल ने मना कर दिया। उसने कहा, माधव, मेरी जहें इस मिट्टी में हैं। तू जा, अपनी मंजिल पा, मैं यहीं ठीक हूं। माधव अपनी मां को लेकर शहर चला गया। धीरे धीरे माधव का नाम शहर के सबसे बड़े बिल्डरों में गिना जाने लगा। उसके पास बड़ी गाड़ियां थीं, नौकर चाकर थे और चारों तरफ उसकी इज्जत थी। लेकिन इस कामयाबी के नशे में माधव यह भूल गया कि उस मिट्टी की महक क्या थी। माधव अब अपने पिता से मिलने बहुत कम आता था। उसे डर था कि अगर उसके अमीर दोस्तों को पता चला कि उसका बाप एक साधारण कुम्हार है तो उसकी नाक कट जाएगी। उसने दीनदयाल को पैसे भेजना शुरू कर दिया, लेकिन उन पैसों में वो ममता नहीं थी जो माधव के बचपन में दीनदयाल की दी हुई एक सूखी रोटी में होती थी। दीनदयाल उन पैसों को छूता भी नहीं था। वह उन्हें एक मिट्टी की मटकी में जमा करता रहता। एक रात विजयपुर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली कगक रही थी और दीनदयाल की झोपड़ी की छत टपक रही थी। दीनदयाल की तबीयत बहुत खराब थी। उसे खून की उल्टियां हो रही थी। उसने कांपते हाथों से एक कागज का टुक्का उठाया और उस पर कुछ लिखा। उसने उसे एक फटे हुए लिफाफे में डाला और गांव के एक छोटे से बच्चे को बुलाकर कहा, बेटा, ये लिफाफा शहर में मेरे बेटे माधव तक पहुंचा देना। जब वह बच्चा माधव की आलीशान हवेली पहुंचा तो वहां एक बड़ी पार्टी चल रही थी। संगीत गूंज रहा था और महंगी शराब बह रही थी। दरबान ने उस बच्चे को धक्के देकर बाहर निकालना चाहा, लेकिन बच्चे की जिद देखकर माधव बाहर आया। माधव ने जब उस फटे हुए लिफाफे को देखा तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उस लिफाफे को बिना पटे अपनी जेब में डाल लिया और वापस पार्टी में चला गया। 2 दिन बीत गए। माधव को गांव से एक टेलीग्राम मिला, दीनदयाल नहीं रहे। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपनी बड़ी गाड़ी लेकर गांव पहुंचा। वहां पीपल के पेड़ के नीचे वही पुरानी झोपड़ी खड़ी थी, लेकिन उसके बाहर सन्नाटा था। गांव के लोग जमा थे। दीनदयाल का पार्थिव शरीर जमीन पर पड़ा था, उसी मिट्टी पर जिसे उसने पूरी उम्र प्यार किया था। माधव दहाड़े मारकर रोने लगा। उसने अपने पिता के पैरों को पकड़ लिया, जो अब ठंडे पड़ चुके थे। अंतिम संस्कार के बाद माधव को अपनी जेब में रखा वो फटा हुआ लिफाफा याद आया। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे माधव, मुझे पता है कि तू अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मेरी फटी हुई धोती और मिट्टी से स्नेहात शायद अब तुझे पसंद न आए, इसीलिए मैं कभी तेरे पास नहीं आया। तूने जो पैसे भेजे थे मैंने उन्हें कभी खर्च नहीं किया। वो सब इस झोपड़ी के पीछे उसी मटकी में दफन हैं जहां तू बचपन में खेलता था। उन पैसों से तू कोई बड़ा दान पुण्य कर देना। बस एक आखिरी बात याद रखना बेटा, तू चाहे आसमान छू ले पर अपनी जड़ों की मिट्टी को कभी मत भूलना। मुझे मां करना कि मैं तुझे वो सुख नहीं दे पाया जो एक अमीर बाप दे सकता है। उस पत्र के साथ एक और छोटा सा कागज था। वह मिट्टी के कर्ग का हिसाब था। उसमें दीनदयाल ने लिखा था कि माधव की पहली पढ़ाई की फीस भरने के लिए उसने अपनी मिट्टी की चाक गिरवी रखी थी। माधव की पहली कमीज के लिए उसने 3 रातें जागकर मटके बनाए थे। एक पैसे का हिसाब था और अंत में लिखा था, ये कर मैंने तुझे बड़ा बनाने के लिए नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान बनाने के लिए लिया था। अब मेरा समय पूरा हुआ, तू अपना ख्याल रखना। माधव की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ा। उसने उसी मिट्टी को अपने माथे से लगाया और पागलों की तरह उस झोपड़ी के पीछे गया। उसने जमीन खोदी और वह मटकी निकाली। उसमें लाखों रुपए थे जो माधव ने ही भेजे थे, लेकिन वे सब कोरे और नए थे। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी सारी दौलत, अपना शहर का कारोबार और अपना अहंकार उसी दिन त्याग दिया। माधव अब विजयपुर में ही रहने लगा। उसने अपने पिता की याद में वहां एक बहुत बड़ा अस्पताल और स्कूल बनवाया जहां गरीबों का इलाज और पढ़ाई मुफ्त होती थी। वह खुद आज भी
मिट्टी के बर्तन बनाने की कला बच्चों को सिखाता है। लोग आज भी उस पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और दीनदयाल की कहानी सुनाते हैं। माधव अब शहर का सबसे बड़ा बिल्डर नहीं था, वह अब विजयपुर का माधव कुम्हार था, जिसने अपने पिता का मिट्टी का कर उनकी विरासत को बचाकर चुकाया था। कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी उन जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें खड़ा होना सिखाया। अगर आज आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि मिट्टी में मिल जाने के बाद सिर्फ यादें रह जाती हैं, इंसान नहीं। दोस्तों, हमारे माता पिता हमारे लिए जो त्याग करते हैं उसकी कीमत हम कभी नहीं चुका सकते। अगर आपके माता पिता आपके पास हैं तो आज ही उन्हें गले लगाइए, क्योंकि मिट्टी के पुतले एक दिन मिट्टी में ही मिल जाते हैं, पीछे रह जाता है तो बस वो प्यार। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में माँ बाप जरूर लिखें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपनी जड़ों को भूल गए हैं। धन्यवाद।